एक दिन नंदलाल का खेत जोतने बोने वाला आदमी उसके घर अनाज लेकर आता है, लेकिन वह अनाज खेत के हिसाब से बहुत कम था, जिसकी वजह से नंदलाल के बाबूजी उस आदमी पर गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि वह अनाज देने में बेईमानी कर रहा था। नंदलाल की माँ को भी पता था कि वह आदमी उनके साथ बेईमानी कर रहा है, फिर भी वह उस आदमी को कुछ भी नहीं बोलती है। वह उस आदमी से कहती है, भैया आप नंदलाल के बाबूजी की बातों का बुरा मत मानिएगा, जब से इनकी तबीयत खराब हुई है तब से ऐसे ही गुस्सा करते हैं। आदमी नंदलाल की माँ से कहता है, मालकिन कल बड़े वाले खेत का अनाज काटना है, आप लोग आ जाइएगा बांटने के लिए। और यह कहकर वह आदमी चला जाता है। बोरे में अनाज भरते वक्त बड़की बहुरिया अपनी सास से पूछती है, हम लोगों का कितना खेत है अम्मा जी? उसकी सास कहती है, बहू खेत तो 15 बीघा है, पर 5 बिस्सा के बराबर भी अनाज नहीं मिल पाता है। बड़की बहुरिया पूछती है, आखिर ऐसा क्यों? उसकी सास कहती है, जब कोई खेत में जाएगा ही नहीं, उसे देखेगा ताकेगा ही नहीं, तो हम लोगों के खेत का जो देख रेख करता है उसका जितना मन करता है उतना देकर चला जाता है। कल जब बड़े वाले खेत जाने की बात आती है तो बड़की बहुरिया कहती है, अम्मा जी कल मैं बड़े वाले खेत चली जाऊं? उसकी सास कहती है, बेटी तुम खेत देखने जाओगी? बड़की बहुरिया कहती है, अम्मा जी वो अपना खेत है और अपना काम है। बड़की बहुरिया की सास कुछ देर सोचने विचारने के बाद उसे खेत में जाने की इजाजत दे देती है और बड़की बहुरिया खेत जाकर बराबर हिस्से में अनाज बंटवा कर लाती है, जिसे देख कर उसकी सास और ससुर बहुत खुश होते हैं। बड़की बहुरिया अपनी सास से कहती है, अम्मा जी जब हम लोगों के पास इतना खेत है तो हम लोग खुद भी तो खेती कर सकते हैं ना? यह सुनकर आशा भड़क जाती है। वह अपनी सास और बड़की बहुरिया से कहती है, खबरदार तुम लोग यह बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरे पति कमा कर तुम लोगों को खिलाएंगे और खेती भी करेंगे। मेरे पति साहब है साहब, उनके पैर में बिल्कुल भी मिट्टी नहीं लगने दूंगी, कह दे रही हूँ मैं। यह कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। बड़की बहुरिया की सास उससे कहती है, सुन लिया ना बहू, तुमने आशा क्या कर रही थी? न तो आदमी है और न ही पैसा, तो कहाँ से खेती हो पाएगी? रहने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन बड़की बहुरिया ने तय कर लिया था, उसे खेती करनी है तो करनी है। रात में बड़की बहुरिया अपनी सास का पैर दबा रही थी। उसी दौरान वह अपनी सास से कहती है, अम्मा जी मैं खेती करना चाहती हूँ। उसकी सास कहती है, ऐसा कैसे संभव है बहू, सिर्फ माटी से अनाज नहीं उगता है। बड़की बहुरिया कहती है, अम्मा जी जिसका पति बहुरहा हो, जिसको एक बिंदी के लिए भी तरसना पड़े, उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। उसकी सास कहती है, बहू ऐसा क्यों सोच रही हो? बड़की बहुरिया कहती है, यही सच्चाई है अम्मा जी, कल जब मेरा परिवार बढ़ेगा तब मैं अपना जीवन कैसे बिताऊंगी, किसके आगे हाथ फैलाऊंगी? मेरे पास खेती करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है अम्मा जी। बड़की बहुरिया की यह सब बातें सुनकर उसकी सास उसे खेती करने की इजाजत दे देती है और कहती है, बेटी तुम मेहनत करो, भगवान तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे। अगले दिन बड़की बहुरिया गाँव में ही स्थित एक खाद के दुकान पर जाती है। वह दुकानदार को प्रणाम करते हुए अपना परिचय देती है। फिर वह उधारी में दुकानदार से अपने खेत में बोने के लिए बीज और खाद देने को कहती है। दुकानदार हंसते हुए बड़की बहुरिया से कहता है, लगता है तुम भी अपने पति की तरह पागल हो, ट्रैक्टर पानी से नहीं चलता है और खाद बीज मेरे घर से नहीं आता है। बड़की बहुरिया कहती है, चाचा जी मुझ पर विश्वास कीजिए, जैसे ही मेरी फसल बिकेगी मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। लेकिन दुकानदार उसकी बात नहीं सुनता है और उसे अपनी दुकान से जाने के लिए कह देता है। वह जब वापस घर लौटती है तो आशा उसे चिल्लाते हुए कहती है, आ गई तुम पूरे गाँव का चक्कर लगा के? आशा का गुस्सा देख कर बड़की बहुरिया अपनी सास से पूछती है, क्या बात हो गई अम्मा जी? उसकी सास कहती है, कुछ नहीं, अभी खाना नहीं बना है इसलिए गुस्सा हो रही है। आशा दोबारा से बड़की बहुरिया से कहती है, तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर बंदर की तरह पूरे गांव में चक्कर लगाना ही था तो तुम्हें खाना बना कर जाना चाहिए था। और वह नंदलाल की ओर इशारा करते हुए कहती है, इन जानवर लोगों के लिए मुझसे खाना नहीं बनेगा। और अपनी सास और बड़की बहुरिया को यह भी कहती है, मेरे पति कमा कर लाए और मैं तुम लोगों को बना कर खिलाऊं, अपना मुँह देखी हो तुम लोग। बड़की बहुरिया सभी के लिए खाना बना देती है, लेकिन जब वो अपनी सास के पास खाना खाने बैठती है तो उसकी सास उससे पूछती है, बहू तुम दुकान पर बीज लेने गई थी, क्या हुआ? बड़की बहुरिया कहती है, अम्मा जी आपने जो कहा था वही हुआ। उसकी सास कहती है, बहू खेती करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अपना जीवन चलाने के लिए तुम्हारे द्वारा किया गया प्रयास भी गलत नहीं है, पर यह खेती बाड़ी तुम्हारे बस की बात नहीं है। बड़की बहुरिया कहती है, अम्मा जी हारी हुई तो मैं सभी तरह से हूँ, लेकिन मुझे एक कोशिश करने दीजिए, क्या पता मेरी जीत की शुरुआत इसी जगह से हो। उसकी सास कहती है, बहू तुम करो प्रयास, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगले दिन से बड़की बहुरिया कुदाल लेकर अपने खेत पहुंच जाती है और अकेले ही 15 बीघा खेत के एक हिस्से को जोतने बोने लगती है। उसकी लगातार मेहनत और संघर्ष रंग लाती है। जब उसके द्वारा उगाई हुई फसल तैयार हो जाती है तो वह उसे बेच देती है और जब दुकानदार उसके हाथ में पैसे देता है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह जल्दी से अपने घर आती है और उन पैसों को सीधा अपनी सास की हाथ में रख देती है। पैसों को देखकर उसकी सास पूछती है, यह कैसा पैसा है बहू? बड़की बहुरिया कहती है, 35,000 धान बेच कर आया
आया है अम्मा जी। यह सुनकर उसकी सास बहुत खुश होती है और वह यह पैसा नंदलाल के बाबूजी को भी दिखाती है। नंदलाल के बाबूजी भी बहुत खुश थे। वे बड़की बहुरिया से कहते हैं, लोग सोना छूते हैं तो वह माटी हो जाता है, पर बहू तुमने माटी छुआ वह सोना हो गया। फिर बड़की बहुरिया की सास उससे कहती है, बेटी आज तक किसी ने भी इतना पैसा मेरे हाथ में नहीं दिया था। बेटी यह पैसा तुम अपने पास ही रखो और जो भी तुम्हारी जरूरतें हैं उसे पूरा करो। और यह कहकर वह बड़की बहुरिया को गले से लगा लेती है। बड़की बहुरिया इन पैसों से अपना घर पेंट करवाती है, नई मोबाइल और श्रृंगार के सामान के साथ बाकी जरूरी सामान भी खरीद लेती है। लेकिन आशा यह सब देखकर जलने लगती है। वह गुस्से से लाल होकर बड़की बहुरिया से कहती है, तुम कितना भी सजा लो पर ताजमहल नहीं बनेगा। जूठा बर्तन रखा है उसे धो दो। उसकी सास आशा से कहती है, आखिर तुम इतने गुस्से से बड़की बहुरिया से क्यों बात कर रही हो। आशा अपनी सास को कुछ बोलने जाती है, तभी वहाँ पर बिजली आ जाती है। वह बड़की बहुरिया के नए नए सामान को देखकर उसे बधाई देती है। लेकिन आशा नहीं चाहती थी कि बिजली बड़की बहुरिया के सामान की तारीफ करे। वह सिर्फ अपनी ही वाहवाही चाहती थी, इसलिए वह बिजली को घर से भगाने लगती है। वह बिजली से कहती है, तुम्हें पंखे का हवा मैं खिलाती हूँ और तुम तारीफ किसी और की कर रही हो। बिजली आशा से कहती है, सामान अच्छा है तो उसे अच्छा न कहूँ तो क्या खराब कहूँ। और यह कहकर वह चली जाती है। आशा बड़की बहुरिया से कहती है, नचनिया की तरह खेत में नाच नाच कर पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी। आशा की बात सुनकर उसकी सास उसका मजाक बनाते हुए उसे चिढ़ाने लगती है। आशा को लग रहा था कि बड़की बहुरिया ने यह सब उसे नीचा दिखाने के लिए किया था, इसलिए वह अपने पति आनंद से वही सब सामान लेने को कहती है, वह भी टॉप मॉडल की। आनंद कहता है, पर इतना पैसा कहाँ से आएगा। आशा कहती है, कहीं से भी लाओ, किस्त उठाओ, पर वह सब सामान मुझे चाहिए तो चाहिए। एक दिन नंदलाल के बाबूजी बड़की बहुरिया से कहते हैं, बहू जब घर के अंदर से घर के बाहर तक का सारा काम तुम ही कर रही हो तो तुम ही इस घर की मालकिन बन जाओ। आशा यह बात सुन लेती है। वह बड़की बहुरिया की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इसने जो अनाज बेच बेच कर अपना कमरा सजा लिया है उसमें आधा मेरा भी हिस्सा है और वह मुझे चाहिए। लेकिन उसकी सास उसे हिस्सा देने से मना कर देती है। अब बड़की बहुरिया गांव में किसान बहुरिया के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी और जिस दुकानदार ने पहले उसे अपनी दुकान से भगा दिया था उसी ने उसको पूरे 15 बीघा में खेती करने के लिए ट्रैक्टर, बीज और खाद उधारी में दे दिया। आशा किस्त पर ली हुई नई मोबाइल को बड़की बहुरिया को दिखाते हुए बिजली से बात करके उसे घर आने के लिए कह रही थी। बड़की बहुरिया आशा से कहती है, किसको दिखा रही हो छुटकी और किसे सुना रही हो। उसकी सास बड़की बहुरिया से कहती है, बहू यह तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मेरे बेटे से किस्त पर नया नया सामान मंगा कर उसको बर्बाद कर रही है। यह सुनकर आशा अपनी सास से कहती है, जो मेरे सामने विवाह करके उतरी, जिसका पति बहु रहा है, वह मुझसे बड़ी बनेगी, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। बड़की बहुरिया आशा से कहती है, छुटकी जी भले ही तुम मुझे अपने पैरों के नीचे रखो, पर जब भगवान ने ही मुझे पद में तुमसे बड़ा बनाकर भेजा है तो तुम हमेशा मुझसे नीचे ही रहोगी। बड़की बहुरिया जब भी कोई नया सामान लाती तो आशा हमेशा उससे आगे रहने की ही सोचती। एक दिन बड़की बहुरिया अपनी सास के लिए सोने की हार लेकर आती है, जिसे देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है, पर वह हार नहीं पहनती है बल्कि उसे बड़की बहुरिया को ही पहना देती है। बड़की बहुरिया वह हार आशा को भी दिखाते हुए पूछती है, छुटकी जी यह हार मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। आशा टेढ़ा मुंह बनाते हुए कहती है, इसमें देखने की क्या बात है, ऐसा हार तो मैंने बहुत बार पहना है। सास बड़की बहुरिया से कहती है, तुम जानती हो कि आशा तुमसे अच्छे से बात नहीं करती है तो फिर तुम उससे क्यों बोलती हो। बड़की बहुरिया कहती है, जाने दीजिए अम्मा जी, भले ही वह मुझे गैर समझती है पर मैं तो उसे अपना ही समझती हूँ। बड़की बहुरिया की हार देखकर आशा अपने पति से उससे भी अच्छा हार लाने के लिए कहती है ताकि वह बड़की बहुरिया को अपने से नीचा दिखा सके। आनंद कहता है, तुम्हारे नीचा दिखाने के चक्कर में मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं पहले से ही 2-3 किस्त भर रहा हूँ, अब तुम्हारे हार के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं। आशा कहती है, एक और किस्त उठाओ और मुझे उससे अच्छा हार ला कर दो, नहीं तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। आशा और आनंद की बात बड़की बहुरिया भी सुन लेती है और अपनी पत्नी की डिमांड के चक्कर में आनंद भी बिल्कुल परेशान हो जाता है। अगले दिन बड़की बहुरिया फोन करके आनंद को खेत बुलाती है और उसे 50,000 रुपए देती है ताकि वह आशा के लिए हार ले सके। लेकिन आनंद उस पैसे को लेने से मना करने लगता है। वह कहता है, भाभी इन पैसों को लेने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। बड़की बहुरिया कहती है, आनंद यह पैसा मैं आपको नहीं दे रही हूँ बल्कि अपनी देवरानी को दे रही हूँ। आनंद कहता है, आप जिसको अपनी देवरानी मानकर इतना प्यार दे रही हैं, उसके बारे में इतना सोच रही हैं, जबकि आपको पता है कि उसने आपको तिरस्कार के अलावा कुछ भी नहीं दिया। बड़की बहुरिया आनंद से कहती है, देवर जी आशा भले ही मुझे अपनी जेठानी नहीं मानती है लेकिन मैं हूँ तो उसकी जेठानी ही। वह आनंद को पैसे दे देती है और उससे यह भी कहती है कि यह बात देवरानी जी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। आशा नया हार आते ही उसे अपनी सास और बड़की बहुरिया को दिखाने लगती है, लेकिन उसे यह बात बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसने जो हार पहना है वह बड़की बहुरिया के
पैसों का ही है। सरकार की एक योजना के अनुसार खेती करने वाली महिलाओं को ट्रैक्टर आधे दाम में मिल रहा था। बड़की बहुरिया ने खेती करके काफी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था, इसलिए वह नया ट्रैक्टर खरीद लेती है। यह देखकर आशा को और जलन होने लगती है, इसलिए वह अपने नैहर फोन करके अपनी माँ से राय लेने लगती है। उसकी मम्मी कहती है, बेटी बड़की बहुरिया की ताकत जमीन है, इसलिए तुम जमीन का बंटवारा कर लो। अपनी माँ की बात मानकर आशा अपने ससुर से जमीन का बंटवारा करने को कहती है। उसके ससुर कहते हैं, यह जमीन न तो तुम्हारे बाप के द्वारा खरीदा हुआ है और न ही तुम्हारे पति के द्वारा। यह जमीन मेरे दादा परदादा के द्वारा खरीदा गया है, इसका बंटवारा नहीं होगा। वह आशा से कहते हैं, अगर तुम्हारा अपनी पति की कमाई से पेट नहीं भर रहा है तो बड़की बहुरिया के साथ खेत में जाकर काम करो। आशा बड़की बहुरिया की ओर इशारा करते हुए कहती है, मैं ऐसी खानदान से नहीं आई हूँ जैसी खानदान से यह आई है। आशा की बात सुनकर बड़की बहुरिया कहती है, छुटकी जी कौन किस खानदान से आया है यह उसके बात व्यवहार और संस्कार से पता चल जाता है। यह सुनकर आशा गुस्सा हो जाती है और बड़की बहुरिया को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। जब सास आशा को डांटती है तो आशा उन्हें भी चुप करा देती है और बड़की बहुरिया से कहती है, मैं तुम्हारी शादी से 7 साल पहले ही इस घर में आई थी और मैंने तुमसे पहले ही दिन कह दिया था, मैं इस घर में जो कहूँगी वही होगा। शायद यह बात तुम भूल गई थी, लेकिन यह थप्पड़ तुम्हें जिंदगी भर यह बात याद दिलाता रहेगा। आशा को अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाते हुए देखकर नंदलाल गुस्सा हो जाता है और एक बड़े डंडे से आशा को मारने जाता है, पर बड़की बहुरिया नंदलाल को ऐसा करने से रोक देती है। आशा कहती है, मैं सबको देख लूंगी, और यह कहकर वह चली जाती है। सास बड़की बहुरिया से कहती है, बहू अभी तुम कितना बर्दाश्त करोगी। बड़की बहुरिया कहती है, अम्मा जी मुझसे नफरत की आग में छुटकी जी का विवेक जल गया है, लेकिन माफ करने वाला तो बड़ा होता है ना अम्मा जी। यह कहकर वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही दिन बाद तनख्वाह न बढ़ने की वजह से आनंद की नौकरी भी चली जाती है। उसकी बेटी की भी तबीयत खराब हो जाती है और समय से किस्त न मिलने पर कंपनी वाले आनंद के घर से वह सभी सामान लेकर जाने लगते हैं जिसको आनंद ने किस्त पर लिया था। जब यह बात आनंद की माँ को पता चलती है तो वह आनंद और आशा को बहुत डांटती है, पर इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद भी आशा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बड़की बहुरिया को भी जब यह बात पता चलती है तो वह कंपनी के मैनेजर से 2 दिन के अंदर किस्त भरने के लिए कहकर आनंद का सारा सामान घर के अंदर रखवा देती है और 2 दिन के अंदर ही आनंद को किस्त भरने के लिए पैसे दे देती है। आनंद की बेटी की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से आनंद उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जांच करने के बाद डॉक्टर आनंद को बताता है, आपकी बेटी को जल्दी से आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। आनंद की बेटी को आईसीयू में भर्ती करने के लिए 40,000 रुपए चाहिए थे, लेकिन उसके पास सिर्फ 8,000 रुपए ही थे, वह भी किस्त के, जिन्हें वह काउंटर पर जमा कर देता है। पर उसे अपनी बेटी के इलाज के लिए 32,000 रुपए और चाहिए थे। आशा आनंद से कहती है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ से एडवांस ले लीजिए या जमीन पर पैसे ले लीजिए। आशा को यह बात बिल्कुल भी नहीं पता था कि आनंद की नौकरी कब की जा चुकी है। आनंद आशा से झूठ बोलते हुए कहता है, कंपनी से बहुत सारा एडवांस पहले ही उठा चुका हूँ, अब एडवांस नहीं मिलेगा और जमीन मेरी नहीं है कि मैं उस पर पैसे ले लूँ। फिर एकाएक आनंद का ध्यान आशा के गहनों पर जाता है, पर जब बात गहने की आती है तो आशा मुकरने लगती है। आनंद आशा को समझाते हुए कहता है, आशा बच्ची का इलाज कराना बहुत जरूरी है, तुम्हारा गहना दोबारा से बन जाएगा। अपनी बच्ची के जीवन की बात थी, इसलिए आशा अपना सारा गहना उतार कर आनंद को दे देती है। बड़की बहुरिया भी बच्ची को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, पर जब उसे पता चलता है कि पैसों के लिए आनंद आशा का गहना बेचने जा रहा है तो वह आनंद से कहती है, देवर जी देवरानी जी ने कितने अरमान से यह सब गहना बनवाया है और आप उसे बेचने जा रहे हैं। आनंद रोते हुए कहता है, क्या करूं भाभी, इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बड़की बहुरिया कहती है, देवर जी एक सुहागन के लिए उसका गहना ही श्रृंगार होता है और आप उसका श्रृंगार बेच रहे हैं। मेरे होते हुए यह गहना नहीं बिकेगी। आशा को यह गहना वापस कर दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर दे रही हूँ। आनंद कहता है, भाभी अभी आप हम लोगों के लिए कितना करेंगी। आशा का हार लेने के लिए आपने पैसे दिए, किस्त के लिए आपने पैसे दिए, यहाँ तक कि मेरी नौकरी जाने के बाद आपने ही मेरा और मेरे परिवार का खर्चा उठाया। बड़की बहुरिया आनंद से कहती है, मैं ये सब किसी गैर के लिए थोड़ी ना कर रही हूँ, आप लोग मेरे अपने हैं और आशा मेरी देवरानी है और यह सब मैं अपने लोगों के लिए कर रही हूँ। आनंद कहता है, भाभी आप जिसे अपनी देवरानी समझती हैं वह आपको कभी जेठानी समझी ही नहीं और आप फिर भी हम लोगों का साथ दे रही हैं। बड़की बहुरिया कहती है, भले ही आशा मुझे अपनी जेठानी ना समझे, पर मैं तो उसे अपनी छोटी बहन मानती हूँ, इसलिए उसकी सभी गलतियों को माफ कर देती हूँ। बड़की बहुरिया और आनंद की सारी बातें आशा सुन लेती है और उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है। अपनी बच्ची के इलाज के बाद जब आनंद और आशा घर आते हैं तो आशा पहली बार बड़की बहुरिया को दीदी कह के बुलाती है और उसके पैर में गिरकर उससे माफी मांगने लगती है। बड़की बहुरिया आशा को माफ कर देती है और पूरा परिवार एक साथ हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को इस भोजपुरी मूवी किसान बहुरिया की स्टोरी हिंदी में कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही फैमिली स्टोरी
देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।